हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हो? हाउ आर माय चैंपियंस टुडे? धीरे धीरे करके बोर्ड एग्जाम्स बहुत ही पास आ रहे हैं और हम भी अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करते हुए चल रहे हैं। चलो जल्दी जल्दी सबके अटेंडेंस, अपने अपने अटेंडेंस मार्क कर दो, यहाँ पे फायर इमोजी बना दो, क्योंकि वर्षा मैम लेकर आ गई है आपके लिए इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सेकेंड चैप्टर ऑफ द इकोनॉमिक्स, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर बनता है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है बच्चों हमें आज। मुझे लगता है कि आपने वो वन शॉट वीडियो देख लिया होगा, आपने वो डेवलपमेंट वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा। हाँ, मुझे पता है आप लोगों को हिस्ट्री और सिविक्स और ज्योग्राफी की भी बहुत ज़्यादा नीड है। सारी चीज़ें हम लेकर आने वाले हैं आपके लिए। चलो बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। सारे बच्चे आ गए यहाँ पे, सारे बच्चे आगे। चलो कम ऑन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो बच्चों, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आखिर होती क्या है? इस चैप्टर में हमें पढ़ना है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ने से पहले हमें ये तो जानना पड़ेगा ना कि इकोनॉमी हमारी क्या होती है। इकोनॉमी से बनता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमी बच्चों, उसका मतलब होता है जहां पैसों का काम चल रहा है, पैसे बनते हैं जहां पे, और जिस काम करने से बनते हैं उस काम को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसी एक्टिविटीज जिसकी जो प्रोडक्शन होती है उससे हमें क्या मिलता है? कुछ गुड्स मिलते हैं और कुछ सर्विसेज मिलते हैं। इसे हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। अब इसी बेसिस पे, इसी एक्टिविटीज के बेसिस पे हमारे इंडियन इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स बने हैं। सबसे पहला कौन सा सेक्टर होता है? प्राइमरी सेक्टर। अच्छा, आज का आपका, चलो मुझे जल्दी से बताओ, प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या होता है? एंड टर्शरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या होता है? ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका, मुझे पता है आप सब मैथ्स में लगे हुए हो, लेकिन फिर भी पीछे नहीं छोड़ना है ना सारे एग्जाम्स। याद करो मैंने रोड मैप में क्या बताया था, अपने दिन को 70:30 के रेशियो में कन्वर्ट करो। मैक्सिमम टाइम अपना आने वाले सारे एग्जाम्स को दो और थोड़ा 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 करके बाकी सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करते रहो। तो इसीलिए आज मैं आई हूँ। चलो चलो बैक टू टॉपिक। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर बच्चों क्या होता है? इट इज नोन एज द एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर। यहाँ आप क्या कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे? यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, और जो गिवन है उसको आप दोबारा से नहीं लिखोगे। बहुत तेज हो सारे के सारे, ठीक है। तो पहला सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर, विच इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर और एलिड सेक्टर्स। दूसरा सेक्टर होता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। और तीसरा सेक्टर होता है हमारा टर्शरी सेक्टर, जिसे हम प्राइवेट या फिर सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। यहां तक की बातें समझ में आ गई। अब ये सारे सेक्टर्स में हो क्या रहा है, आखिर चल क्या रहा है इन सेक्टर्स में? तो जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें हम जनरली नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके या एक्सप्लॉइट करके उससे हम काम कर रहे होते हैं। इसके अंडर में आपकी एग्रीकल्चर आते हैं, फॉरेस्ट्री आती है, माइनिंग आती है एंड वगैरह वगैरह वाली चीजें, जो कि हम नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि दोज रिसोर्सेज विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर, उन रिसोर्सेज को यूज करते हैं हम प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर की तरफ चलते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर ट्रांसफॉर्म्स वन गुड इनटू अनदर बाय क्रिएटिंग मोर यूटिलिटी फ्रॉम इट। सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है? एक गुड उठाता है, उसको और अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर करके उसमें से ही वो मैक्सिमम यूटिलिटी, मतलब उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लेता है। ठीक है, अब इसके क्या एग्जांपल्स होते हैं? इसके एग्जांपल होते हैं स्मॉल स्केल यूनिट्स एंड द लार्ज फर्म। जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं, चाहे या फैक्ट्रीज होती हैं, स्मॉल फर्म्स होते हैं। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि कॉटन है। ठीक है, कॉटन एक रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल का यूज करके कॉटन के कपड़े बनते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, एक रॉ मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन से फाइनली एक प्रोडक्ट तक तो जा रहा है, ये काम हमारा सेकेंडरी सेक्टर करता है। सेकेंडरी सेक्टर को और हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर। जी हाँ, बिल्कुल सही, या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब हम तीसरे अपने सेक्टर में चलते हैं, विच इज नोन एज प्राइवेट और
प्राइवेट और सर्विस सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर या सर्विस सेक्टर का काम क्या है? सर्विस सेक्टर का नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि इसका काम होगा सर्विसेज प्रोवाइड करना। और सर्विस किसको आखिर ये प्रोवाइड करेगा? इस प्राइमरी सेक्टर को प्रोवाइड करेगा और इस सेकेंडरी सेक्टर को प्रोवाइड करेगा। लेकिन कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे? अच्छा मुझे ये बात बताओ, अगर कोई फार्मर है जो कि कुछ उसकी प्रोडक्शन हुई है, अब उस प्रोडक्शन को उसे सेल करना है या स्टोर करना है, तो स्टोर करने के लिए भी यार वेयर हाउसेस चाहिए ना। वो स्टोरेज की कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होनी चाहिए उस हिसाब से उसको वो स्टोरेज हाउसेस चाहिए होते हैं। वो काम, वो जो सर्विस होता है वो टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब वही प्रोडक्शन हुआ है उसको अब सेल करने का काम है। सेल करेंगे तभी फार्मर को इनकम मिलेगा, या फार्मर लैंडलॉर्ड है कोई बड़ा, वो अपने पास जितने लेबरर्स रखे हुए हैं उसे भी तो इनकम देना है। तो ये सारे जो सेल के प्रोसेस हैं जिसमें हमें एक जगह से दूसरे जगह सामान को या फिर क्रॉप्स को ले जाना पड़ता है, उसको हम सर्विस देना कहते हैं। और वो सर्विस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी देने के काम टर्शरी सेक्टर का होता है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो गई, स्टोरेज हाउसेज या वेयर हाउसेज हो गए, बैंकिंग होती है, एजुकेशन सेक्टर होता है, एंड देयर आर मल्टीपल यूजेस ऑफ टर्शरी सेक्टर। यहाँ तक क्लियर है? देखो, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रेड एंड स्टोरेज हो गया। ठीक है बच्चों, पहला वाला क्लासिफिकेशन हमने सीख लिया। ये क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमारे पास 3 सेक्टर हैं। चलिए चलिए कम ऑन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए यहाँ देखो मैंने लेकर भी आई हूँ यहाँ पे, ये प्राइमरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर में क्या चल रहा है? यहाँ थोड़ी खेती वेती चल रही है। सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज बने हुए हैं। और हमारा जो टर्शरी सेक्टर है वहाँ पे बैंकिंग मिलना, बैंकिंग की एजुकेशन, बैंकिंग एंड एजुकेशन की सर्विसेज मिलना, ऐसे सारी चीज़ें चल रही होती हैं। आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं कि अब ये जो 3 सेक्टर्स आए हमारे पास, इन 3 सेक्टर्स को हम कैसे आखिर कंपेयर करेंगे। कौन सा सेक्टर कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, या फिर कौन सा सेक्टर कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है हमारी इकोनॉमी में, ये भी तो जानने की ज़रूरत है। या फिर बस 3 सेक्टर्स डिवाइड हो गए, बात चलो ख़त्म हो गई? नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो बहुत ही इत्मीनान से, शांत तरीके से पढ़ाई करो बच्चों। चलो देखो, दो कंपैरिजन है 3 सेक्टर्स का। इसमें 2 तरीके से हम सोचते हैं कि एक तो पीपल आखिर कितने कितने लोग उसमें एम्प्लॉयड हैं, एक तो ये होता है। एंड सेकेंड थिंग इज अमाउंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। कितनी अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस किसी भी सेक्टर में प्रोड्यूस हो रही है। एंड दीज 2 थिंग्स, ये हर एक सेक्टर के बारे में बात हो रही है। इट इज अबाउट ईच सेक्टर। ठीक है, ईच सेक्टर की बात हो रही है। अब इसी के में आगे बढ़ते बढ़ते हम देखते हैं कि हमारे पास 2 तरह के गुड्स होते हैं। कैसे आखिर हम जो फाइनल वैल्यू है उसके तक आखिर हम पहुंचते कैसे हैं? तो 2 तरह की गुड्स हम होती हैं हमारे पास। एक होता है हमारा फाइनल गुड्स और एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, जो फाइनल गुड्स होते हैं, फाइनल गुड्स का कहने का मतलब है वो गुड्स विच आर रेडी फॉर आवर कंजम्पशन, या आवर कंजम्पशन, या जितने भी कस्टमर हैं उन सब के लिए कंजम्पशन का काम कौन कर रहा है? फाइनल गुड्स की। फाइनल गुड्स आया भाई, चलो इसको कंज्यूम कर लिया जाए, उसमें और कुछ फर्दर उसका प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, नो फर्दर प्रोडक्शन एंड डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कस्टमर्स और कंज्यूमर्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि यूज टू मेक द फाइनल गुड्स। इन गुड्स को हम यूज करके फाइनल गुड्स बनाते हैं। ठीक है, लाइक आई हैव एन एग्जाम्पल फॉर यू एंड आई ऑल्सो वॉन्ट यू गाइज टू गिव मी एन एग्जाम्पल टूडे ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड what are the disadvantages of using intermediate goods pricing in calculating the total value or total value addition of the goods and services। ठीक है, जैसे कि अगर मैं वीट की बात कर रही हूँ, वीट की बात करती हूँ, कोई फार्मर है जो कि वीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब वो वीट प्रोड्यूस कर तो लिया, अब उसे सेल करना है। तो सपोज करो कि ये कुछ 10 kg वीट इन्होंने प्रोड्यूस किया और उसको जाके एक मिल में बेच दिया। ठीक है, इसका तो काम खत्म हो गया। कितने में बेचा? 100 रुपीज़ में बेचा। ठीक है, सपोज करके चल रहे हैं। अब मिल में गया, ये मिल में क्या होगा? वीट से निकलेगा आटा यानी कि फ्लावर। अब वो जो निकला यहाँ पे, उसका मिल ने जाके फैक्ट्रीज को सेल कर दिया, क्योंकि भाई
एक से दूसरे पे बढ़ेंगे, दूसरे से तीसरे पे बढ़ेंगे, सबको तो अपने अपने इनकम चाहिए। याद करो हमने कल डेवलपमेंट वाले क्लास में क्या पढ़ा था, डेवलपमेंटल गोल्स। ठीक है, गोल्स में इनकम वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, लेकिन इनकम के अलावा भी और भी सारी चीजें होती है जो कि डेवलपमेंटल गोल्स होती हैं। मिल वाला क्या किया, जो मिल के ओनर थे वो गए फैक्ट्री के पास, उन्होंने जो आटा बनाया, जो फ्लावर उन्होंने बनाया, ठीक है, वो जाके सेल कर दिया उनको 500 रुपीज में। ठीक है, यहाँ के 100 रुपीज हो गए और यहाँ के 500 रुपीज हो गए। अब फैक्ट्री में ये एक्चुअली बिस्किट बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ लास्ट में आपको दिख रहा होगा, यहाँ बिस्किट का प्रोडक्शन चल रहा है। तो हुआ क्या इसमें कि व्हीट से मिल गया, मिल से वो फैक्ट्री गया, फैक्ट्री में जाके और भी बहुत सारे प्रोसेसिंग हुई होगी, उसमें ऑयल वगैरह डाला गया होगा, शुगर डाला गया होगा, तब जाके बिस्किट का प्रोडक्शन हुआ होगा। तो ये एक इंटरमीडिएट गुड है, मैं आई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ इंटरमीडिएट गुड, ध्यान देना। ठीक है, ये एक इंटरमीडिएट गुड है। अगर मैं इधर के 100 रुपीज, इधर के 500 और इधर जो कॉस्टिंग आई है उन सबको ऐड कर दूं, फिर जाके सपोज करो आपको पार्ले जी का बिस्किट मिला है, पार्ले जी के बिस्किट आप 10 रुपीज में खरीदते हो या फिर सपोज करो 20 रुपीज में खरीदते हो। ठीक है, तो ये जो पूरी कैलकुलेशन होके जो वहाँ की कॉस्ट बन रही है एक बिस्किट की, जो फाइनल कॉस्ट बन रही है, अगर मैं इसको 100 को भी ऐड कर देती, 500 को भी ऐड कर देती, यहाँ जितनी, यहाँ सपोज करो 1000 का चार्ज लगा होगा इसको पूरी प्रोसेसिंग करने में, तो इतना कुछ करने के बाद तो यार बिस्किट की प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती। तो यही कॉन्सेप्ट को काटते हुए, ताकि हमारे पास डबल काउंटिंग ना हो जाए, इंटरमीडिएट गुड्स की प्राइसेस को हम नहीं कैलकुलेट करते हैं, हम सिर्फ फाइनल गुड्स की प्राइस कैलकुलेट करते हैं। यहां तक की बातें क्लियर है? ठीक है बच्चों, चलो अब आगे चलते हैं। सेक्टर्स टोटल प्रोडक्शन, सेक्टर का, सारे सेक्टर्स का जो टोटल प्रोडक्शन होता है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ द वैल्यूज एंड द ऑफ टोटल प्रोडक्शन या वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, उसे हम कहते क्या हैं आखिर? दैट इज कॉल्ड, हाँ मैंने देखा था आप लोगों ने बिल्कुल सही फॉर्म, वो फुल फॉर्म बताया था मुझे। ओके, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जीडीपी आखिर होता क्या है? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ईच सेक्टर विच इज कैलकुलेटेड ईयरली। ईयरली कहने का मतलब है कि एक साल के अंदर जो कैलकुलेशंस हो रहे हैं। टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। जितनी ज्यादा जीडीपी जाएगी उतनी ही ज्यादा वो इकोनॉमी बड़ी होती जाएगी। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई? हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? क्विक रिविजन करो मेरे साथ, इसी क्लास में आज याद करके ये चैप्टर खत्म करके निकलना है आप लोगों को। ठीक है, बाद में कब आना है? कब आना है? जब सैंपल पेपर सॉल्व होंगे। फिर कब आना है? जब आपका एग्जाम बिल्कुल यहाँ तक आ जाएगा एसएसटी का। ठीक है, आओ देखो अभी तक हमने क्या रिवाइज किया? हमने रिवाइज किया कि आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उस सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में हमने 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ा, एक था प्राइमरी सेक्टर, एक था सेकेंडरी सेक्टर और एक था टर्शरी सेक्टर। उसके बाद फिर जब हमने आगे बढ़े तो फिर हमने जीडीपी के बारे में समझा। जीडीपी में हम कैलकुलेट फाइनल गुड्स को करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को क्यों नहीं करते हैं ये भी हमने देख लिया। ठीक है, अब ये जो सेक्टर्स में कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल चेंजेस आई हैं। अब वो हिस्टोरिकल चेंजेस कुछ इस तरह की आई हैं कि पहले के ज़माने में या फिर अभी के भी ज़माने में अगर देख लो, ये जो हमारा एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर है ना, हमेशा से उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड रहे हैं। और पुराने ज़माने में, पहले के टाइम में तो एग्रीकल्चर सेक्टर वाज द मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर टू आवर जीडीपी। हमेशा से एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता था हमारी जीडीपी के वैल्यू में। लेकिन विथ टाइम ये सारी चीज़ें चेंज हुई। क्या हुआ कि पहले एग्रीकल्चर सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर बिल्कुल ऊपर में था, उसके नीचे सेकेंडरी था, उसके नीचे टर्शरी था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर इन द टर्म्स ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी की सिर्फ मैं बात कर रही हूँ, एग्रीकल्चर सेक्टर का थोड़ा रेशियो घटा, सेकेंडरी सेक्टर थोड़ा और बढ़ गया और टर्शरी सेक्टर बहुत ज़्यादा शूट कर गया, एकदम से बूम आ गई टर्शरी सेक्टर में। तो ये जो हिस्टोरिकल चेंजेस चले हैं उसके बारे में बात करते हैं कि आखिर कैसे कैसे हमारी हिस्ट्री बदली है। इनिशियल स्टेज में प्राइमरी सेक्टर डोमिनेंस, यहाँ क्लियरली मेंशन है कि पहले के स्टेज में व्हेन आफ्टर आज़ादी, ठीक है,
हमारे जो प्राइमरी सेक्टर था उसका काफ़ी ज़्यादा दबदबा बना हुआ था। डोमिनेंस का मतलब यही होता है। इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट मोस्ट पीपल वर एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर, एंड इट कंट्रीब्यूटेड द लार्जेस्ट शेयर टू द जीडीपी। बताया ना मैंने, सबसे ज़्यादा जो शेयर बनता था जीडीपी का वो हमारे प्राइमरी सेक्टर से बनता था। उसके बाद क्या चेंज हुआ? इंडस्ट्रियल ग्रोथ। प्राइमरी सेक्टर तो था ही, फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रियल ग्रोथ होना भी शुरू हुआ। With industrialization, the secondary sector, manufacturing and industries expanded its share in the GDP, and it increased, and it increased, ठीक है, and it increased। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होने का क्या मतलब होता है कि धीरे धीरे इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी। अब इंडस्ट्रीज में हो क्या रहा है? तो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, फाइनल गुड्स बन रहे हैं। बहुत तरह के इंडस्ट्रीज होती हैं दुनिया में, बहुत ज़्यादा। जो भी आप अपने घर में थोड़े बहुत छोटे सामान देख लो, लाइक अगर आप किचन में जाओ, किचन में कितने सारे अप्लायंसेस रखे हुए हैं ना। लाइक आपका फ्रिज है, वो क्या ऐसे ही उठ के आ गया है? उसको भी बनाया गया होगा यार। उसके बाद फिर आपका मिक्सर हो गया, आपके जो गैस का होता है सिस्टम, या फिर बर्नर हो गया। हर एक चीज़ है, ये तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रही हूँ, आप अपने घर में ही देख लेना। बहुत सारी चीज़ें, जितना भी कुछ हो रहा है, तो धीरे धीरे जब डेवलपमेंट हुआ तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर का डोमिनेंस था, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करना शुरू किया। देन मॉडर्न स्टेट, ग्रोथ ऑफ टर्शरी सेक्टर, देन आफ्टर दैट टर्शरी सेक्टर की भी ग्रोथ शुरू हो गई थी। द टर्शरी सेक्टर हैज़ ग्रोन रैपिडली एंड नाउ कंट्रीब्यूट्स। ये कहा जा रहा है कि आज के ज़माने में, अभी एक्ट एज करंट सिनेरियो, टर्शरी सेक्टर लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है जीडीपी का। वो भी हम रीजन जानेंगे कि आखिर उसमें इतना बूम आया क्यों, क्या ऐसा हुआ कि टर्शरी सेक्टर अचानक से इतना ग्रो करने लगा और एग्रीकल्चर सेक्टर में कमी आनी शुरू हो गई। शिफ्ट इन द एम्प्लॉयमेंट पैटर्न, ऑल्दो द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू द जीडीपी। जीडीपी में अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का है? सर्विस सेक्टर का है। लेकिन a large proportion of the people are still employed in the primary sector, showing imbalance in the employment distribution। imbalance in the employment distribution का मतलब ये है बच्चों कि चलो माना कि टर्शरी सेक्टर अभी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारे जीडीपी में, लेकिन क्या ये बात सच है कि टर्शरी सेक्टर में उतने लोग एम्प्लॉयड हैं जितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं? आइए देखते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे हमारी हिस्ट्री चली है, इस तरीके से टर्शरी सेक्टर का, इंडस्ट्रियल सेक्टर का और प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ हुआ है, डोमिनेंस हुआ है। कोई दब गया है तो किसी का दबदबा बना है, ठीक है बच्चों। चलो आओ, यहाँ जो अभी मैं इस तरीके से करके समझा रही थी ना कि पहले क्या होता था एग्रीकल्चर सेक्टर का, उसके बाद टर्शरी सेक्टर का क्या आ गया, ग्राफ से थोड़ा बहुत चेंजेस जानते हैं। ये 1973 के बारे में बताया जा रहा है। 1973 के टाइम पे ये देखो, 1973 के टाइम पे ये जो ग्रीन शेडेड पोर्शन है ना, वो प्राइमरी सेक्टर का है। तो ग्रीन शेडेड पोर्शन इन दोनों के कंपैरिजन में, सेकेंडरी और टर्शरी के कंपैरिजन में, जो प्राइमरी सेक्टर था वो थोड़ा सा ज़्यादा था, ज़्यादा ग्रोथ होती थी, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता था उसका। लेकिन जैसे ही ये ज़माना बदला, जैसे ही 1973 से हम 2003 पर आ गए, तो कैसे चेंजेस हुए। जस्ट लुक एट दिस मैसिव ग्रोथ। ये मैसिव ग्रोथ को देखो, ये मैसिव ग्रोथ बता रही है कि टर्शरी सेक्टर में इस तरह की बूम आई, इस तरह का ग्रोथ हुआ कि सारी चीज़ें काया पलट हो गई सब चीज़ों की, ठीक है। ये आपने देख लिया, सेकेंडरी सेक्टर की भी ग्रोथ हुई, ग्रोथ तो सबकी हुई है लेकिन टर्शरी की सबसे ज़्यादा हुई है, ठीक है बच्चों। द नेक्स्ट थिंग इज, देखो तब से जो मैं बता रही हूँ कि टर्शरी सेक्टर आखिर क्यों ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पे उसका आंसर भी लिखा हुआ है। तो फर्स्ट थिंग इज, और सुनो बहुत ही ध्यान से, ये आएगा, मैंने इकोनॉमिक्स के वन शॉट में भी बोला था कि आएगा, लिख के ले लो। मैं यहाँ पे भी इसको मार्क करके जा रही हूँ कि ये तो आना फिक्स है। वेरी, क्या लिखा गया ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि आप सोच के जाओगे कि ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि टर्शरी सेक्टर से रिलेटेड आपके एमसीक्यू में आ जाए, या तो आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ जाए, या तो आपके वेरी शॉर्ट में आ जाए, या तो लॉन्ग में आ जाए। कहीं पे भी पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। देन बी प्रिपेयर्ड एंड कीप वॉचिंग। वेरी वेरी क्विक रिविजन के लिए देखते रहो।
सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। तो सबसे पहली बात है कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था प्राइमरी सेक्टर का, एक फार्मर है, वो आखिर जो ग्रो कर रहा है उसको और तो मीडियम चाहिए भाई उसको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, उसको स्टोरेज के लिए। तो ये सारे सर्विसेज कौन प्रोवाइड करने वाला था? टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड करने वाला था। सेकेंडरी भी, अगर कोई भी इंडस्ट्री में कुछ भी प्रोसेसिंग या काम चल रहा होता है, उस इंडस्ट्री को चाहिए होता है रॉ मटेरियल्स। अब इंडस्ट्री में जो वर्कर्स या जो लेबर्स लगे हुए हैं वो तो जाएंगे नहीं, उसके लिए भी अलग एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और उसके लिए भी अलग लोग ऐसे होंगे जो कि जाकर लाएंगे वो रॉ मटेरियल्स, फिर जाके उसका प्रोडक्शन होगा। एक इंडस्ट्री सपोज करो आपकी सदर्न इंडिया में सिचुएटेड है, वहां से स्पाइसेस के लिए हमारा सदर्न इंडिया बहुत फेमस है, तो क्या आप पर्टिकुलरली उठकर जाते हो क्या कि चलो मैं जरा स्पाइसेस खरीद के लाता हूँ? नहीं ना, ये सारी चीजें ट्रेडिंग से हो रही हैं और ट्रेडिंग को पॉसिबल कौन बना रहा है? हमारा टर्शरी सेक्टर बना रहा है। सही है? एग्री करते हो? कमेंट सेक्शन में थम्स अप बना दो। चलो, सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट हो गया, स्टोरेज हो गया, बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गया, कम्युनिकेशन, हेल्प एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज टू फंक्शन स्मूथली। तो इसके कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आपके प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए जो सपोर्ट सिस्टम है ना, जैसे कि हमारी बॉडी का जो सपोर्ट सिस्टम है वो क्या होता है? दैट इज आवर बैकबोन। बैकबोन को हम कहते हैं। तो उसी तरीके से ये जो टर्शरी सेक्टर है, इट कैन बी कॉल्ड एज द बैकबोन ऑफ टोटल इकोनॉमी। ये हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और पता है, ये लाइन तुम जब एग्जाम में लिख कर लाओगे ना, टीचर खुश हो जाएगा चेक करने वाला, समझे? नाउ द नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर सर्विसेज। अब ये सारे जब उसको सर्विस प्रोवाइड कर ही रहा था तो इसकी डिमांड भी बढ़ने लगी। लोगों को लगने लगा कि यार हमारे पास तो ये सारी फैसिलिटीज अब मिल ही रही है, तो हम ऐसी फैसिलिटीज और उठा सकते हैं, ऐसी फैसिलिटीज का लुफ्त और उठा सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी चीज का डिमांड जिस तरीके से बढ़ना शुरू होता है, तो टर्शरी सेक्टर के साथ भी वही हो गया। With rise in income levels, लोगों की इनकम बढ़ी। People demand more services such as education। अब किसी के पास इनकम अच्छी खासी अमाउंट में आ रहा है, ठीक है, वो चाहेगा अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज उससे मिले। जैसे जैसे हमारी इनकम ग्रो करती है ना, जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप हुई, लोगों की इनकम ग्रो करी, और इनकम ग्रो करने के साथ साथ हमारी जो डिमांड्स हैं वो बढ़नी शुरू हो जाती है कि यार कहीं घूम कर आ जाते हैं, उससे क्या होता है? टूरिज्म प्रमोट। यार कहीं खा के आ जाते हैं, उससे क्या होता है कि ये जो रेस्टोरेंट बिजनेस है या फिर फूड इंडस्ट्री है उसमें ग्रो शुरू हो जाती है। फिर क्या आप सोचते हो कि इनकम बढ़ गई, यार शॉपिंग करके आते हैं, तो शॉपिंग या तो कपड़ों की आप शॉपिंग करोगे तो कार वगैरह की शॉपिंग कर लोगे। कार वगैरह तो मैंने ऐसे बोला जैसे कि आप खिलौने वाली कार की शॉपिंग करने जा रहे हो। कार्स की शॉपिंग भी लोग करने जाते हैं, बहुत अमीर लोग बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद जब आपके पास पैसा आता है तो आप छोटी से छोटी मेडिकल इमरजेंसीज के लिए आप चाहते हो कि हाँ मेरे पास वो सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है, एग्री करोगे। तो ऐसे डिमांड्स जब बढ़ने शुरू हुए तो टर्शरी सेक्टर का ग्रोथ होना शुरू हो गया, ठीक है। एंटरटेनमेंट, वो तो मैं भूल ही गई। एंटरटेनमेंट यार, हर आए दिन जब भी कोई नई मूवी रिलीज होती है घर में प्लान बनने लगता है, यार चलो मूवी देखने, ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ बेसिक सर्विसेज। Growth, government has to provide essential services like hospitals, schools, police courts, administration, which increases the size of tertiary sector। तो गवर्नमेंट को भी बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ी जस्ट बिकॉज क्योंकि लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया, ठीक है। उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाया, उन्होंने स्कूल्स बनाया, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बनाए, कोर्ट्स वगैरह बनाए, पुलिस स्टेशन बनाए। तो ये जितने भी चीजें चल रही है ना, ये सारी की सारी क्या है? ये सारी टर्शरी सेक्टर के ही पार्ट हैं। टर्शरी सेक्टर ही ग्रो कर रहा है। ऐसे में डेवलपमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आज के ज़माने में, अगर मैंने पहले भी बोला था आज भी बोलूँगी, अगर इंटरनेट आपके पास नहीं होता तो आज आप मेरी क्लास नहीं देख रहे होते। तो इंटरनेट बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, दुनिया का सारा काम ही रुक जाता है इंटरनेट के चक्कर में। Rapid growth in the IT, software services, call centers and business process outsourcing has increased the contribution of tertiary sector to GDP। तो कहने का मतलब यही है बच्चों, ध्यान से सुनो, जीडीपी में आखिर टर्शरी सेक्टर को इतना कंट्रीब्यूशन क्यों होना शुरू हुआ? पीछे दिया गया है रीजन, बहुत ही शांति से अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना, वीडियो पॉज करना होगा कर लेना। मैं स्क्रीन से हट जा रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तब भी ले सकते हो, और इसको ज़रूर बहुत ही अच्छे से लिख कर आ जाना यार, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि मार्क्स फुल आने चाहिए एसएसटी में। अगर किसी के फुल मार्क्स नहीं आए तो आप 90+ भी स्कोर कर सकते हो। 90+ तो कर ही लेना, 80+ भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश रखना कि यू कैन गो अबव 90, ठीक है। वर्षा मैम भी खुश हो जाएंगी आपके इतने अच्छे परफॉर्मेंस से। यहाँ देखो, अब हम यहाँ क्या बात करने वाले हैं, इट इज़ ये जो ग्राफ बना है, इस ग्राफ में हम बता रहे हैं
शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, जीडीपी में किस सेक्टर का कितना शेयर जाता है। एंड जो सेकंड वाली ग्राफ है इसमें बताया जा रहा है कि हर एक सेक्टर से कितना एम्प्लॉयमेंट, कितने परसेंटेज में एम्प्लॉयमेंट जा रहा है। ठीक है, ग्राफ में क्या क्या दिया है यहां तक क्लियर है कि किस इंफॉर्मेशन के बारे में हम बता रहे हैं। अब इस इंफॉर्मेशन को समझते हैं, आओ चलो। सबसे पहले हम 1973 की बात करते हैं। तो 1973 में क्या हुआ था कि इस टाइम पे, पुराने टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो सबसे ज्यादा था। जैसे मैंने बताया, देखो अराउंड 44%, अगर इसको मैं ध्यान से बताऊं तो यहाँ अराउंड 44% ये एग्रीकल्चर सेक्टर है या प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी भी लिख सकते हैं इसको हम। उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 44%, आउट ऑफ 100% 44% काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अगर मैं सेकेंडरी सेक्टर की बात करूं तो सेकेंडरी सेक्टर लगभग अराउंड 20 to 25% का उसका कंट्रीब्यूशन चल रहा है, एंड टर्शरी सेक्टर का भी 30 to 40% के बीच में है। बट ये सिनेरियो चेंज होती है, ये सिनेरियो चेंज हो जाती है आपकी 2023 में। सिनेरियो कैसे बदली? एग्रीकल्चर का जो शेयर था जीडीपी के तरफ वो घट के कितना हो गया, वो घट के 44% से, ये मैंने अप्रॉक्स लिया है। ठीक है, इसको एकदम एग्जैक्ट मत मानना, अगर आप आंसर में जाकर अगर अप्रॉक्स भी लिख देते हो तब भी आपको मार्क्स अच्छे से मिल जाते हैं। ठीक है, इस एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या चल रहा है कि यहाँ पे इनका डिक्रीमेंट हो गया। कितना डिक्रीमेंट हो गया? ये अराउंड बताओ, ये अराउंड आपको 25% जा चुका है। यहाँ जो प्राइमरी सेक्टर है वो 25% तक आ चुका है। देख रहे हो कितनी डिक्रीमेंट हुई थी। और टर्शरी सेक्टर, ये क्या हो गया, चलो टर्शरी सेक्टर की जो बात है वो कितनी राइज की है। तो मैं बस यहाँ आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि पहले आपने ये शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी समझ गए कि इस 1973 से लेकर 2003 में कैसे चेंज आए हैं। टर्शरी सेक्टर का मैं बता देती हूँ, पहले इनका अराउंड 20% था, अब इनका अराउंड 60% हो गया है। ठीक है, विच इज़ ह्यूज। ये सारे अप्रॉक्सीमेट मैं बता रही हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाओ। अब इस ग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि सेक्टर्स ऑफ शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट। अब क्या बच्चों ऐसा है कि जो सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या वहाँ लोग भी इतना ज्यादा है? मतलब इसके कहने का साफ साफ अर्थ, मीनिंग ये है कि क्या ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर था पहले के टाइम पे, उसमें उतने ज्यादा लोग रिक्वायर्ड थे क्या कि उतना प्रोडक्शन हो? मैं धीरे धीरे किस कॉन्सेप्ट पे आ रही हूँ, आपको भी ये बातें समझ में आ रही होगी, लेकिन पहले इस ग्राफ को समझ लेते हैं। ठीक है, देखो जरा 1973 में जितने लोग एम्प्लॉयड थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, जस्ट लुक एट दिस, 70% ऑफ द पॉपुलेशन, 70%, बहुत है, ये बहुत ज्यादा है। तो उस हिसाब से उसकी उतनी कंट्रीब्यूशन भी चल रही थी। ठीक है, यहाँ पे 70% किसका है? ये आपके प्राइमरी सेक्टर का चल रहा है। लेकिन 2000 में क्या होता है कि 70 से घट के बस 60 पे आता है, 70 से घट के बस 60 पे आता है अभी के टाइम पे। ये तो चलो 2000 के डेटा है, अगर मैं अभी की बात करूँ तो अराउंड 40% तो एग्रीकल्चर सेक्टर से कॉन्ट्रीब्यूशन हो ही रहा है। ठीक है यार, एग्रीकल्चर सेक्टर है, फूड है, खाना है, सबको खाना है, तो वहाँ तो ऑब्वियसली उसका शेयर जो है वो हमेशा से ज्यादा रहेगा। द नेक्स्ट इज कि ये घट कर कितने पे आ जाता है? 60% पे। लेकिन बच्चों मुझे ये बताओ कि ये 70 से, लेकिन 70 से घट के 60 पे ही आया, ये कुछ अजीबोगरीब सी बात नहीं लग रही है कि प्रोडक्शन इतना सा हो गया? ठीक है, लेकिन जितने लोग वहाँ एम्प्लॉयड हैं वो तो अभी भी काफी ज्यादा एम्प्लॉयड हैं। तो इतने ज्यादा लोग मिल के भी इतना ही कम प्रोडक्शन कर रहे हैं क्या? तो वो जो लोग हैं जो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे जाके काम नहीं कर पा रहे हैं, वो ही लोग आते हैं हमारे इस कैटेगरी के अंदर जिसको हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मुझे डेफिनेशन चाहिए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का कमेंट सेक्शन में, आज तो मैं बता रही हूँ इसको और क्या बोलते हैं, इसका सेकंड नेम क्या है, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये जो डिस्गाइज्ड समझा तो मैं दूंगी ही, बट जो एक्चुअल डेफिनेशन आप अपने एग्जाम में लिख कर आओगे ना, लाओ जरा दिखाओ मुझे, मैं चेक करूँ कहाँ तक पढ़ाई चल रही है आप लोगों की। हल्के में मत लेना वर्षा मैम को, समझे शैतान। चलो देखो, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसे हम कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है
I have written this. Understood? I have written this. Disguised unemployment is a situation. Disguised unemployment, मेरे साथ साथ बोलो. Disguised unemployment is a situation when or where more people are employed than actually required, where more people are employed than actually required, and even if some workers are removed, अगर हम वहाँ से कुछ workers remove भी कर दें, production does not decrease. वहाँ से वर्कर रिमूव करने के बाद भी वहाँ की प्रोडक्शन डिक्रीज नहीं होगी. आपके इकोनॉमिक्स के बुक में एक एग्जाम्पल दी गई है, वही एग्जाम्पल मैं यहाँ लेकर आई हूँ. शी इज़ लक्ष्मी. ये लक्ष्मी है, इसके घर पे इसके पास 2 हेक्टेयर का लैंड है. 2 हेक्टेयर इज़ नॉट अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड, छोटा सा लैंड होता है. इसके घर में है 5 मेंबर्स. ठीक है, 1 2 3 4 5. अब ये जो 5 लोग हैं, ये 5 लोग मिलके उसी 2 हेक्टेयर के लैंड पे काम कर रहे होते हैं. ठीक है, उसी 2 हेक्टेयर के लैंड पे मिलके काम कर रहे होते हैं. और ये लैंड भी ना काफी ज्यादा उपजाऊ जमीन नहीं है, ज्यादा फर्टाइल नहीं है. इसे हम ड्रॉटेड लैंड कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? ड्रॉटेड लैंड. ड्रॉटेड लैंड का क्या मतलब होता है? थोड़ी सी सूखी सी जमीन, जहाँ पे जितनी ग्रोथ होनी चाहिए ना, जिस तरीके से, उतनी ग्रोथ हो नहीं पा रही है. लेकिन फिर भी ये 5 के 5 लोग इसी लैंड में लगे हुए हैं. ठीक है, इसी लैंड पे ग्रो करने के लिए लगे हुए हैं. अगर यहाँ से मैं नहीं, यहाँ आते हैं आपके सुखराम, जो कि एक बहुत ही प्रॉस्परस लैंडलॉर्ड हैं. उनको चाहिए लेबर्स, और यहाँ पे ऐसे लोग थे जिनका अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहे थे. तो यहाँ सुखराम जी आते हैं और वो क्या करते हैं कि यहाँ से ये एक लैंडलॉर्ड है. ठीक है, ये एक लैंडलॉर्ड है, और यहाँ से इन दोनों को उठा कर ले जाते हैं. उठा कर ले जाने का बच्चों मतलब है, उठा कर ले जाने का मतलब है कि वो उनको काम करने के लिए ले जाते हैं, उनको वेज देते हैं, उनको पैसे देते हैं वो काम करने के लिए. तो एक तो उनका फ़ायदा भी होना शुरू हो गया कि दे आर वर्किंग एंड दे आर गेटिंग वेज ऑल्सो, दे आर गेटिंग इनकम ऑल्सो. और यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा था, उस प्रोडक्शन पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि जितने 5 लोग मिलकर प्रोडक्शन कर रहे थे, उतने ही ये 3 लोग भी मिलकर प्रोडक्शन कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, ये एग्जाम्पल क्लियर है. इसे केस स्टडी मान के चलो कि लगभग आ ही जाएगी. नाम वाम हो सकता है चेंज हो जाए, बट आ सकती है केस स्टडी, केस बेस्ड क्वेश्चन इससे. ठीक है, तो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट आपको समझ में आया क्या होता है? व्हाट इज डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट? क्लियर है यहाँ तक? जल्दी जल्दी करते हैं, क्विक रिवीजन का वीडियो है, जल्दी जल्दी करेंगे. अब ये नीति आयोग के हिसाब से, एंड गवर्नमेंट ने बहुत सारे सर्वेज किए हैं, बहुत सारे उन्होंने स्टडीज़ करके रखी है, रिसर्च किया है. तो ये सारे रिसर्च और स्टडी बताती है हमें कि जो एजुकेशन सेक्टर है, और एजुकेशन सेक्टर ही नहीं, और भी ऐसे मल्टीपल सेक्टर्स हैं इंडिया में जहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है जॉब्स की, कि वहाँ पे अगर ढंग से गवर्नमेंट ने काम कर दिया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है. लाइक नीति आयोग का ये सच में ये स्टडी पब्लिश की गई थी कि 20 लाख ऑफ जॉब्स, अराउंड 20 लाख ऑफ जॉब्स एजुकेशन सेक्टर में अवेलेबल है. लेकिन स्किल की थोड़ी बहुत कमी है, अवेयरनेस की कमी है, कुछ कमी गवर्नमेंट की तरफ से भी है कि वो 20 लाख जो अपॉर्चुनिटी है जॉब्स की, वो फुलफिल नहीं हो पा रही है. सोचो अगर वो फुलफिल हो जाए तो हमारा इंडिया कहाँ से कहाँ चला जाए. इट कैन बिकम अ डेवलप्ड कंट्री. लाइक एग्जाम्पल दो मुझे डेवलप्ड कंट्री के. यूएस में बोल ही दिया मैंने कमेंट सेक्शन में. ठीक है, एंड द टूरिज्म भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी कंट्री में. टूरिज्म में भी अगर आप चाहो कि 35 लाख जॉब्स वहाँ पे भी वेट कर रहे हैं, बस वही है, यू हैव टू इनिशिएट समथिंग टू क्रिएट दिस एम्प्लॉयमेंट, टू क्रिएट अ ह्यूज चेंज. ठीक है, अब क्रिएट एम्प्लॉयमेंट से बात आती है कि आखिर सरकार क्या करे, वेज ऑफ क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट, क्या करना चाहिए सरकार को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए. तो सबसे पहला है प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज. स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री कहने की मतलब होती है कि जो ऐसे काम जो हल्के हल्के स्मॉल लेवल पे चल रहे हैं, या तो कॉटेज इंडस्ट्री खोल दिए जाए. गवर्नमेंट शुड प्रमोट विलेजेस को प्रमोट करना चाहिए. रूरल एरियाज में काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्मॉल स्केल लेवल्स के काम किए जा सकते हैं
ताकि वहाँ से जो माइग्रेशन होता है लोगों का अर्बन सेक्टर की तरफ इन द सर्च ऑफ जॉब्स एंड गुड लाइफ, वो भी कम हो जाए, उनको अपना घर बार नहीं छोड़ना पड़े और उनको वहीं पे रह के सारे इनकम जनरेट होने लगे, वो अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रख सके। द नेक्स्ट वन इज एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन एंड एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज़। एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज़ और को अच्छे से एक्सपेंशन कर सकते हैं, वहाँ की सिचुएशन में सुधार लाया जा सकता है, लाइक बेटर इरिगेशन, मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। मल्टीपल क्रॉपिंग कहने का मतलब ये है कि आप इकोनॉमी को सुधार सकते हो, ज़रूरी नहीं कि एक लैंड पे साल भर एक ही क्रॉप ग्रो हो, ऐसे भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, इतने ज़्यादा इन्वेंशंस हो चुके हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग कहने का ही मतलब है कि एक लैंड है, वहाँ पे आप मल्टीपल क्रॉप सीजन बाय सीजन ग्रो करो, तो इससे हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट होगी, इकोनॉमी रूरल इकोनॉमी बूस्ट होगी, रूरल इकोनॉमी बूस्ट होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। द नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स, स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड अदर पब्लिक वर्क्स कैन क्रिएट मोर एंड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज। जब ये सारे कंस्ट्रक्शन होंगे तो ऐसा नहीं कि रातों रात आपका रोड तैयार हो गया, रातों रात आपके डैम्स बन गए, रातों रात आपके ब्रिजेस बन गए। ये सारी चीज़ों में लगता है टाइम, और टाइम लगता है और लगते हैं लोग। जब इन पे काम करने लोग आएंगे तो उनको मिलेगा वेज यानी कि इनकम, और उससे उनका होगा डेवलपमेंट, उनको मिलेगी एम्प्लॉयमेंट। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज encourage service sector growth. Expanding education, healthcare, tourism and IT sector can also generate more and more employment. ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? मुझे इसका ये क्या है, ये नरेगा है, इसका मुझे फुल फॉर्म चाहिए, ठीक है? कमेंट सेक्शन में इसका फुल फॉर्म लिख देना। द नेक्स्ट इज आखिर ये क्यों आया? ये आया 2005 में। ये इसलिए आया ताकि ये लोगों का हेल्प कर सके, स्पेशली रूरल एरियाज में। ये बाय गवर्नमेंट एक बहुत ही अच्छी स्कीम निकाली गई थी, गवर्नमेंट स्कीम that guarantees 100 days of wage employment in a year to rural households whose adult members are willing to do unskilled manual work. ये एक इस तरह की स्कीम थी हेल्प करने के लिए रूरल लोगों की कि आप अगर चाहते हो काम करना, हम आपको 100 दिन के लिए काम पे रखेंगे और उसके जगह पे आपको हम वेज भी देंगे। अगर सरकार फेल हो जाती है, अगर हमारी गवर्नमेंट फेल हो जाती है उस तरीके का काम प्रोवाइड करने के लिए, तो उसके जगह पे इन्होंने कहा कि हम आपको फिर वेज अलाउंस देंगे, लेकिन आपका भला होगा। सरकार सोच रही थी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, रूरल पीपल। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? इसका फुल फॉर्म मुझे लिख देना और इसका ईयर तो याद रखना ही रखना, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट इज कि अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने टर्शरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर पढ़ लिया। ऑर्डर चेंज करके बोल लेना चाहिए हमेशा, क्या पहले प्राइमरी सेक्टर से ही शुरू करो, ये कौन सी बात हुई? अभी तो टर्शरी सेक्टर बूम कर रहा है ना। हाँ हाँ माना, एग्रीकल्चर सेक्टर के बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं बेस्ड ऑन वर्किंग कंडीशंस। कितने क्लासिफिकेशंस थे? एक है ऑर्गेनाइज्ड, एक है अनऑर्गेनाइज्ड, और बेस्ड ऑन ओनरशिप एक है पब्लिक एंड एक है प्राइवेट सेक्टर। ये देखो, ये नरेगा एक बहुत ही अच्छी स्कीम आई थी, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। पढ़ क्या लेना, मैंने पढ़ा ही दिया है, रिवाइज अच्छे से कर लेना, फुल फॉर्म लिख लेना। चलो आगे चलते हैं। वी आर गोइंग टू एंड दिस क्लास सून। अब यहाँ डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है बच्चों? क्या होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, क्या होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर? जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है दैट इज कंसिडर्ड एज अ रॉन्ग सेक्टर टू डू द वर्क विथ, क्योंकि रीजंस हम अभी जानेंगे। ये जो रजिस्ट्रेशन होती है, दिस इज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। जो हमारी ऑर्गेनाइज सेक्टर होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होती है, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होती है उसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, इसलिए वहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम नहीं चलती है। रूल्स एंड रेगुलेशंस आवर नेक्स्ट। अच्छा, एक बात सुन लो, जब भी आप डिफरेंस लिखना है ना अपने एग्जाम में, या भी आंसर राइटिंग की जब भी आप प्रैक्टिस करो, तो डिफरेंस इसी तरीके से लिख कर लाना, ठीक है? लिख कर आना। ये इस तरफ आप बेसिस, पॉइंट ऑफ बेसिस बनाओगे, हेडिंग आप एग्जैक्टली ये दे सकते हो। आप अगर एग्जैक्ट यही वाला डिफरेंस उठा के अपने एग्जाम में लिख दोगे, आई गारंटी, वर्षा मैम आपको गारंटी दे रही है कि यू विल स्कोर गुड। ट्रस्ट मी, यू विल स्कोर गुड। चाहे वो ज्योग्राफी हो, ज्योग्राफी में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हमें पढ़ने हैं, ठीक है? लाऊंगी, उसका भी वन शॉट ला रही हूँ, रो मत। रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलोज गवर्नमेंट रूल्स एंड लेबर लॉज। लेबर लॉज बने हुए हैं हमारे इंडिया में, ताकि किसी भी वर्कर, किसी भी एम्प्लॉय के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो वर्क प्लेस पे। द नेक्स्ट इज डज नॉट फॉलो प्रॉपर गवर्नमेंट रूल्स। जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योर होते हैं, परमानेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था वन शॉट वीडियोज़ में, नहीं देखा है इकोनॉमिक का वन शॉट वीडियो तो जाकर देख कर आओ, उसको हेल्पफुल है, वो काम आएगा, ठीक है? जॉब सिक्योरिटी का क्या मतलब है कि जॉब सिक्योर है एंड परमानेंट है, और उसी तरीके से जब इधर जॉब सिक्योर है तो इधर जॉब सिक्योर नहीं है।
द नेक्स्ट इज वेजेस एंड बेनिफिट्स। यहाँ पे आपको एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है, फिक्स्ड अलाउंस मिलते हैं, पीएफ वगैरह होता है, मेडिकल बेनिफिट्स मिलती है, लीव्स अच्छे से मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे लो वेजेस हैं, नो पेड लीव्स हैं एंड नो जॉब बेनिफिट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ बात हो गई हमारी ऑर्गेनाइज्ड की और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। अब दूसरी बात क्या थी, एक और रह गया था ना, बताओ जल्दी क्या था वो, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होता है और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? पब्लिक सेक्टर में सरकार मेन रोल में रहती है, द गवर्नमेंट इज इन द मेन रोल इन दैट। और इनका काम क्या होता है, इनके पास जितने भी एसेट्स होते हैं उसकी ओनरशिप सरकार कर रही होती है। इसमें गवर्नमेंट का मेन मोटिव होता है टू डू द वेलफेयर ऑफ द पीपल। लेकिन उसी तरीके से जो हमारी प्राइवेट सेक्टर होती है, प्राइवेट सेक्टर आर ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स और द कंपनीज एंड इनका मेन मोटिव सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है? हमने आज काफ़ी तेज़ी में ये वाला चैप्टर कंप्लीट किया है। आई होप आपका इसका रैपिड रिविजन हो गया होगा। कल मैं आती हूँ कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नया रिविजन लेके आपसे। टिल देन कीप स्टडिंग बच्चों, एंड अगर कुछ कंफ्यूजन होता है मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख देना। आपकी डिमांड्स फुलफिल होगी, मैं सिर्फ कह नहीं रही हूँ, बिल्कुल होगी। पेशेंस के साथ चलना है हमें। ठीक है, कीप स्टडिंग चैंपियंस। मैथ्स में फोड़ कर आना, बहुत जल्दी है आने वाला एग्जाम, एंड कीप स्टडिंग, स्टे हेल्दी। टिल देन, जय हिंद।